नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज के एपिसोड में हम उत्तर प्रदेश की राजनीति, सामाजिक घटनाएं और देश की बड़ी खबरें शामिल हैं। आज हम बात करेंगे लखनऊ के केजीएमयू से सामने आए लव जिहाद की, ब्राह्मण विधायकों की बंद कमरे में हुई बैठक की और महाराष्ट्र की राजनीति में होने जा रहे बड़े उलटफेर की। साथ ही अंत में बात करेंगे लखनऊ आ रहे पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे की। लेकिन इससे पहले चलिए एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। माफिया के सामने झुकना सपा की मजबूरी, विधानसभा में बोले सीएम योगी। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस एक हैं, बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे से गठबंधन पर बोले उद्धव। पीडीए का आरक्षण छीनने वाली बीजेपी, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में फैसला, दिल्ली मेट्रो के फेज 5 को सरकार की मंजूरी। पाकिस्तान सरकार ने सरकारी एयरलाइंस पीआईए को बेचा, $135 अरब में हुई डील। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, सभी जिलों में खोली जाएंगी आदर्श गौशाला। बांग्लादेश के चटगांव में उग्रवादियों ने जलाया एक और हिंदू परिवार का घर, इलाके में दहशत। हैदराबाद पुलिस ने बच्चों की तस्करी करने वाले रैकेट का किया खुलासा, 12 आरोपी गिरफ्तार। सोने चांदी की कीमत में तोड़ा रिकॉर्ड, 1,38,710 रुपया प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। लाल निशान पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 116 अंक टूटा, निफ्टी 26,200 के नीचे। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है खबरें अब तक में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण यानी लव जिहाद से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जी हां, केजीएमयू अब लव जिहाद के आरोपों से सुर्खियों में है। एक मुस्लिम डॉक्टर पर शारीरिक शोषण, शादी का झांसा, जबरन धर्म परिवर्तन और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा है। मामला इतना गंभीर कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हस्तक्षेप किया और आरोपी को सस्पेंड कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या केजीएमयू के अंदर कोई ऐसा नेटवर्क सक्रिय था जो धर्मांतरण करा रहा था? आइए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। दरअसल पूरा मामला केजीएमयू के पैथोलॉजी विभाग का है। विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक ने अपनी सहकर्मी हिंदू महिला डॉक्टर को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण का दबाव बनाया। आरोपी ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया और सच्चाई छिपाकर पीड़िता पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला। इतना ही नहीं, आरोपी ने महिला डॉक्टर से कहा कि अगर शादी करनी है तो मुसलमान बनो। इसके बाद मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर पीड़ित ने 17 दिसंबर को हॉस्टल में जहरीली गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वहीं शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए, जिसके बाद केजीएमयू प्रशासन ने आरोपी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करके उसके कैंपस में प्रवेश पर रोक लगा दी। आपको बता दें, पीड़िता एमडी पैथोलॉजी की छात्रा है और मूल रूप से पश्चिम बंगाल के हावड़ा की रहने वाली है। उनके आरोपों के मुताबिक आरोपी रमीजुद्दीन नायक ने खुद को अभिनेता बताया, मतलब बिना शादीशुदा बताया, और दोस्ती के बहाने करीब आया। धीरे धीरे रिश्ते ने गंभीर रूप लिया और आरोपी ने शादी का भरोसा देकर पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाए। सितंबर में जब पता चला कि पीड़िता गर्भवती है तो आरोपी ने दवाइयों के जरिए जबरन गर्भपात करा दिया। वहीं अक्टूबर में जब पीड़िता ने शादी की बात रखी तो आरोपी ने कहा शादी तभी होगी जब तुम धर्म बदलो, लेकिन पीड़िता ने इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी ने धमकियां, मानसिक प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब पीड़िता को पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है। वह फरवरी 2024 में भी एक अन्य हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कर शादी कर चुका था। वहीं सोमवार देर शाम योगी आदित्यनाथ ने लेडी डॉक्टर को फोन किया और उन्होंने पूरा मामला समझा। पीड़ित डॉक्टर ने सीएम को बताया कि डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक केजीएमयू में के गैंग बनाकर धर्मांतरण करा रहा है। इस पर योगी ने कहा कि निष्पक्ष जांच होगी, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार ने पूरे मामले की केजीएमयू से रिपोर्ट मांगी। वहीं महिला डॉक्टर की सुरक्षा के लिए 24 घंटे सिपाही तैनात किए गए।
जांच के लिए कमेटी ने केजीएमयू प्रशासन को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। उसके आधार पर आरोपी डॉक्टर सस्पेंड कर दिया गया है। इधर सोमवार को पीड़िता लखनऊ में अपने डॉक्टर पिता के साथ महिला आयोग के ऑफिस पहुंची। यहां उपाध्यक्ष अर्पणा यादव से मुलाकात की, जहां पीड़ित की अब बीती सुनकर अर्पणा यादव भड़क गईं। वहीं सोमवार को ही आरोपी डॉक्टर जांच कमेटी के सामने पेश हुआ। पहले वह आने से कतरा रहा था। जब पेश होने को कहा गया तो डॉक्टर ने बीमारी का हवाला देकर छुट्टी मांगी, लेकिन कमेटी ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद दोपहर में वह अपने रेजिडेंट डॉक्टर पिता के साथ पहुंचा। उसने खुद को बेगुनाह बताया, कहा कि वह शादीशुदा नहीं है। इस पर उसे एफिडेविट जमा करने को कहा गया है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन देखा जाए तो केजीएमयू का ये मामला मेडिकल संस्था में भरोसे और सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक तरफ पीड़ित महिला डॉक्टर इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, तो दूसरी तरफ सवाल ये है कि क्या मेडिकल जैसी पवित्र संस्थाओं में भी भरोसा सुरक्षित नहीं है? क्या जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी और आरोपी के नेटवर्क का पर्दाफाश होगा? खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और राजधानी लखनऊ में सियासी हलचल भी तेज है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के ब्राह्मण विधायक मंगलवार को एक जगह जुटे और बंद कमरे में उनकी बैठक ने राजनीतिक गलियारों में गर्मी बढ़ा दी है। जी हां, कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक के आवास पर हुए इस सहभोज में आमतौर पर पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 52 ब्राह्मण विधायक और विधान परिषद सदस्य शामिल हुए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ भोजन का आयोजन था या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश भी था? आइए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। आपको बता दें, मंगलवार को कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक के लखनऊ स्थित आवास पर 45 से 50 ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी। इसमें अधिकतर विधायक पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र से थे। बैठक में देवरिया विधायक सलममणि त्रिपाठी, एमएलसी साकेत मिश्रा, नौतरवा विधायक ऋषि त्रिपाठी, तरफगंज से विधायक प्रेम नारायण पांडे, मिर्जापुर विधायक रत्नाकर मिश्रा, बांदा विधायक प्रकाश द्विवेदी समेत कई अन्य विधायक बैठक में शामिल हुए। मिर्जापुर नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने कहा कि ये सिर्फ सहभोज था, कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी। हालांकि यह बैठक पिछले मानसून सत्र में हुई थी। ठाकुर विधायकों की कुटुंब बैठक का जवाब मानी जा रही है। ब्राह्मण विधायकों का कहना है कि उनकी सुनवाई सरकार और संगठन में पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही या पर्याप्त तरह से नहीं हो रही। इसीलिए बैठक में तय किया गया कि ब्राह्मण समाज को संगठित करना है, सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ानी है, हर 2 महीने पर बैठक होनी चाहिए, हर जिले में प्रेशर ग्रुप बनाए जाएं, जिनकी संख्या अधिकतर उनका हिस्सेदारी फॉर्मूला लागू होगा। ब्राह्मण विधायकों का कहना है कि पहले भारतीय जनता पार्टी में उनकी पूंछ थी, मान सम्मान था, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि उनकी आवाज हल्की पड़ गई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस समय 52 ब्राह्मण विधायक हैं, जिनमें से 46 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। इससे पहले अगस्त में 40 क्षत्रिय विधायकों ने कुटुंब नाम से बैठक की थी। उस बैठक में भी भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के विधायक शामिल थे। वहीं पिछली बार ब्राह्मण विधायकों ने दिल्ली और योगी सरकार के 2 मंत्रियों से संपर्क साधा था, लेकिन बैठक नहीं हो पाई। अब सत्र के दौरान उन्होंने अपनी बैठक की। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक में सरकार का कोई मंत्री नहीं आया। पंकज झा के मुताबिक ठाकुर विधायकों की जब बैठक हुई थी तब दयाशंकर सिंह से लेकर जयवीर सिंह तक सब शामिल हुए थे, लेकिन ब्राह्मण विधायकों की बैठक में सरकार में शामिल कोई नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा ना कहीं डर था कि इसका कोई नुकसान ना हो। बहरहाल बैठक का नतीजा ये रहा कि सभी विधायकों ने मिलकर कुछ फैसले लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो सत्र के बीच में हुई ये बैठक राजनीतिक गलियारों में ब्राह्मण समाज की एकजुटता और सशक्त होने का संदेश मानी जा रही है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इस बैठक का असर सरकार और विधानसभा में कैसे दिखता है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। जी हां, 20 साल बाद शिवसेना के 2 भाई यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर साथ आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बीएमसी समेत महाराष्ट्र के कुल 29 नगर निगम चुनावों के लिए हाथ मिला लिया है।
दोनों नेताओं ने गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया है। ऐसे में यह गठबंधन महाराष्ट्र की राजनीति में नया सियासी भूचाल ला सकता है। दरअसल जनवरी 2026 में महाराष्ट्र में जिन 29 नगर निगमों में चुनाव होने हैं, उनमें बीएमसी और पुणे नगर निगम पीएमसी भी शामिल है। मतदान 15 जनवरी 2026 को होगा और नतीजे 16 जनवरी को आएंगे। आपको बता दें, दोनों भाइयों के बीच संबंधों में नजदीकियां इस साल जुलाई में बर्ली डोम में हुई रैली से शुरू हुई थी, जब उन्होंने 20 साल बाद पहली बार मंच साझा किया। इससे पहले 2006 में बाला साहेब ठाकरे की रैली में दोनों साथ दिखे थे, लेकिन ऐसा नहीं कि ठाकरे परिवार हमेशा एकजुट रहा। 2005 के जून से अगस्त के बीच शिवसेना में बड़े नेताओं के बीच विवाद और मतभेद ने पार्टी में फूट डाल दी थी। धवल कुलकर्णी की किताब ठाकरे भाऊ के अनुसार 14 अगस्त 2005 को पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक में नारायण राणे का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना में पद खरीदे जाते हैं। बाल ठाकरे और उद्धव ठाकरे उस समय बैठक में मौजूद थे। बाद में यह मामला बाल ठाकरे तक पहुंचा। उन्होंने बैठक में मौजूद नेताओं से स्पष्ट सवाल किया कि अगर ये बात साबित होती है कि उनके बेटों ने पैसे की मांग की है, तो वह उन्हें पार्टी में नहीं रहने देंगे। इसके अलावा जून 2005 में भंडारा जिले में शिवसेना के जिला प्रमुख शीर्ष राव पर पुलिस ने 2 साल के लिए 5 जिलों में जाने पर रोक लगा दी थी। मदद के लिए वे उद्धव ठाकरे से मिले, लेकिन एक घटनाक्रम के कारण उद्धव उनसे नहीं मिल सके। ये कहानी नारायण राणे तक पहुंची और उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। बाद में राणे ने शिवसेना से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। राज ठाकरे इस दौरान पार्टी में अलग थलग महसूस कर रहे थे। बाल ठाकरे ने 17 अगस्त 2005 को उद्धव और राज से मिलकर आपसी गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास किया। 26 अगस्त को दोनों भाइयों ने संयुक्त बयान जारी किया और कहा कि शिव सैनिक अलगाव की खबरों पर विश्वास नहीं करेंगे। हालांकि उस समय शिवसेना के अंदर उपचुनाव और गठबंधन में असंतोष की स्थिति बनी हुई थी। राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ने का निर्णय लिया और 27 नवंबर 2005 को अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका झगड़ा बाल ठाकरे के आसपास के कुछ नेताओं से है, ना कि स्वयं बाला साहेब से। उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा की और नए राजनीतिक मार्ग पर चलने का ऐलान कर दिया। अब 20 साल बाद राज ठाकरे ने फिर से शिवसेना गठबंधन में लौट रहे हैं। राजनीतिक जानकार इसे महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल बता रहे हैं। जाहिर है, बाला साहेब ठाकरे भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम और उनकी विरासत आज भी जीवित है। उद्धव और राज का ये गठबंधन चुनावी मौसम में बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। 20 साल बाद राज और उद्धव का गठबंधन महाराष्ट्र के सियासी नक्शे पर बड़ा असर डाल सकता है। हालांकि जनवरी 2026 के नगर निगम चुनाव में ये गठबंधन कितना कारगर साबित होगा, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। खैर, जाते जाते आपको आज के एक खास मुद्दे के बारे में बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुरुवार 25 दिसंबर को लखनऊ आ रहे हैं। यहां वो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित समारोह में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 65 फीट ऊंची प्रतिमाओं का लोकार्पण करेंगे। लखनऊ के बसंत कुछ इलाके में बने इस कमल आकार के प्रेरणा स्थल को देश के प्रमुख नेताओं और आम जनता के लिए पूरी तरह सजाया गया है। प्रेरणा स्थल की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 65 एकड़ में फैले इस पार्क में 3 हेलीपैड बनाए गए हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जगह दी जा सकती है। म्यूजियम को 5 गैलरियों में बांटा गया है, जहां अटल जी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवन गाथा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। यहां भारत माता की कांसे की प्रतिमा, देश के प्रसिद्ध मंदिरों और राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे अशोक चक्र की झलक भी देखने को मिलेगी। राष्ट्र प्रेरणा स्थल को हजारों टन फूलों से सजाया गया है। दरअसल एलडीए की बसंत कुंज योजना के तहत 120 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए इस स्थल पर 120 फीट ऊंची एलईडी स्क्रीन लगी है, जहां अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं और भाषण सुनाई देंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से स्थल पर पहुंचेंगे, म्यूजियम का अवलोकन करेंगे और फिर मुख्य मंच से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। लखनऊ के प्रमुख चौराहे भी उनके भाषण पर लाइव प्रसारण देखा जा सकता है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शहर के लगभग 100 स्कूलों में
अवकाश की घोषणा कर दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही स्थल का निरीक्षण कर चुके हैं। जाहिर है अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में तैयार ये भव्य स्थल देश के नागरिकों और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक और राष्ट्रीय नेताओं से जुड़ी अहम जानकारी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट और नई हकीकत के साथ। देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।